बच्चे को मार दो। कई बार हम बड़ों की पेचीदा जिंदगी की वजह से हमारे निर्दोष बच्चों की जिंदगी, उनकी खुशी, उनके सपने गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाते हैं। उनका वर्तमान, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जहां परिवार के हर बड़े सदस्य की जिंदगी इतनी जटिल, इतनी बिखरी हुई थी कि जिसकी वजह से तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक 8 साल की मासूम बच्ची नेहा की जिंदगी दांव पर लग गई, या शायद उसके साथ कामिनी की जिंदगी भी किसी दांव का शिकार हो गई। कहीं नहीं बेटा। सर, ये हमारी 5 साल की बेटी है, नेहा। आज सुबह ही स्कूल छोड़ के आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। आप नेहा को स्कूल सिर्फ छोड़ने जाते हैं, लेने नहीं? नहीं नहीं सर, लाने का जिम्मा हमारा है। लेकिन हम मार्केट गए थे खरीदारी करने, स्कूल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया सर। स्कूल पहुंचे तो टीचर बोली कि नेहा को तो आपकी माँ कब के घर लेके चली गई। क्या? हेलो, हम बोल रहे हैं सुमन। रानो जरा मम्मी से बात कराओ। हाँ हम अभी देखते हैं। मम्मी 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 मम्मी, सुमन दीदी का फोन है। मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। दीदी तुमने मम्मी को देखा है क्या? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दो। या कानपुर में हड़ताल है? तुम मम्मी को आवाज लगाई हो, जवाब मिला नहीं ना? मतलब मम्मी घर में नहीं है। सुन लिया ना तुमने? हाँ मम्मी के फोन पर ही फोन कर लो। आस पड़ोस में हर जगह पूछ लिया, लेकिन ना तो मम्मी और नेहा अपने घर गई और ना हमारे घर आई। सबसे पहले तो तुम हमको ये बताओ कि जब उनको नेहा से इतना दिक्कत है तो इतनी ममता कहाँ से उमड़ आई कि चली गई स्कूल लाने के लिए उसको? दिक्कत? क्या मतलब? अरे सर क्या बताएं, वो हमारी सास है ना, कामिनी शुक्ला। ये हमारी बेटी नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मेरी बच्ची फूटी आंख नहीं सुहाती है उसको। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हारी माँ हमारी बच्ची की आरती उतारती है, मर जाती है। अरे वो हमारी बेटी को कोसती है। सर, हमारी सास हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो हमारा पूरा गुस्सा हमारी बच्ची नेहा पे उतारती है। तुम्हारी माँ से फिर भी अच्छी है, वो तो तुम्हारी माँ को लड़का चाहिए था इसलिए बार बार बोलती थी। नहीं माँ, हमें नेहा रुको एक मिनट। नेहा हमारी बात को सुनो। नेहा, पापा अभी आते ही होंगे, पहले हाथ मुंह धो लो, पैकिंग कर लो, फिर खेलो, ठीक है? चलो। अरे क्या तुम भी जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती हो। मेरी बात मानो, एक बेटा पैदा कर लो। एक बेटा होने से ससुराल में इज्जत रहती है। मम्मी, हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर है ना? अच्छा चलो, अगर ये बात है ना तो आज हमारी वो गत नहीं होती जो आज है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आज के जमाने में हमसे एक नहीं पलती, हम दो कैसे रहने दो। अगर तू 2 बच्चे नहीं पाल सकती ना तो इसे अनाथ आश्रम में डाल दे। अगर तुमने इसे अनाथ आश्रम में नहीं डाला ना तो एक दिन हम ही इसका कोई इंतजाम कर देंगे। अब बताइए सर, कौन माँ अपनी बेटी को ये समझाती है कि अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दो? बताइए आप ही। हाँ तो वो तुम्हारी माँ के डर से बोल रही थी। मेरी माँ से नहीं डरती थी, तुम्हारी माँ से मेरी माँ डरती थी। अच्छा, अपनी जुगलबंदी बंद करो यार। अपनी बच्ची के लिए यहाँ आए हो या झगड़ने आए हो? सर हमारी बेटी को ढूंढिए सर, हमारी बेटी हमें दिलवा दीजिए। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। सर आप FIR लिखिए मेरी सास के खिलाफ।
कामनी शुक्ला के खिलाफ वही वही मेरी बच्ची को गायब की है। दादी हम कहाँ आ गए? कहीं नहीं बेटा। नेहा और कामिनी जी का फोटो, कामिनी जी के कार्ड डिटेल्स और उनका फोन नंबर बाहर लिखवा दीजिए। हम तहकीकात शुरू करते हैं। अगर कुछ पता चलेगा तो आपको इत्तला करेंगे। जी सर। इन पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। सक्सेना, फिलहाल हमारा टारगेट ये दोनों नहीं, हमें पहले कामिनी और नेहा के बारे में पता लगाना है। और एक बात नोट की, सुमन को अपनी बेटी की चिंता तो थी, अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। बेटी सुमन और दामाद विवेक नेहा की नानी कामिनी पर ही नेहा के अपहरण का इल्जाम लगा रहे थे। उनका कहना था कि कामिनी चाहती थी कि उनकी बेटी सुमन को बेटा हो, लेकिन कामिनी जैसी औरत जो खुद 3 बेटियों की माँ है, जिसने तमाम तकलीफों के बावजूद उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया, क्या वो अपनी नातिन को नुकसान पहुंचा सकती है? कभी कभी कठिन वक्त और हालात में हम कुछ गलत बोल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वैसा कर ही गुजरेंगे। क्या कामिनी ने जो कहा था वो कर दिखाया था, या फिर वो भी नेहा के साथ किसी मुसीबत में फंस गई थी? आखिर इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ था? सुनिए, जी सर। घर के सभी सदस्यों को बाहर बुलाइए। क्या हुआ है सर? आप बुलाइए तो। जी। रानो, पापा। कामिनी जी कहाँ है? सर हमें नहीं पता मम्मी कहाँ है। हमें भी नहीं पता, हम भी हैरान। सर हमें भी नहीं मालूम मम्मी कहाँ है और कब गई है। सुमन दीदी का भी कॉल आया था तो हमने उन्हें भी बता दिया है। आपकी दीदी सुमन और उनके पति विवेक ने ही FIR दर्ज करवाई है कि आपकी मम्मी कामिनी ने नेहा को किडनैप किया है। आप FIR लिखिए, कामनी शुक्ला के खिलाफ वही वही मेरी बच्ची को गायब की है। नहीं सर, मम्मी नेहा का किडनैप क्यों करेंगी? तो फिर आपकी मम्मी है कहाँ? देखिए, इस बारे में कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए, वरना बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। सर हमें कुछ नहीं मालूम। ताज्जुब की बात है, घर का एक सदस्य गायब हो गया और जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, किसी के चेहरे पर शिकन तक दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कामिनी का गायब होना इनके लिए एक आम बात है। ये भी तो मुमकिन है कि परिवार वाले कुछ बताना ही नहीं चाहते, इसलिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया। सक्सेना, तब तो रिएक्शन और लाउड आना चाहिए था। मुझे लगता है ये लोग कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। कामिनी के फोन की लास्ट लोकेशन पता करो, स्कूल से निकलने वाले हर रास्ते में पूछताछ करो कि वो गाड़ी लेके कहाँ जा सकती है। सर, हम सबकी ये चाहत होती है, कोशिश होती है कि हमारा परिवार प्यार और विश्वास के धागों से बंधा हो, एक दूसरे के लिए फिक्र हो। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शुक्ला परिवार की तरह हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट, खटास और नफरत आ जाती है। एक ही घर में रहने वाले लोग या तो अजनबी बन जाते हैं या फिर दुश्मन। जिस घर में ऐसा घुटन भरा माहौल हो, वहां बच्चे खुलकर कैसे जी सकते हैं? उन्हें कैसे संस्कार, कैसी परवरिश, कैसा वर्तमान और भविष्य मिल सकता है? जाने अनजाने में किसी और की गलती की सजा ये निर्दोष पा जाते हैं। पापा, हम समझ सकते हैं कि पुलिस के सामने आप अपना मुंह नहीं खोले, पर पापा अब तो हमें बता दीजिए कि मम्मी और नेहा कहाँ है। कुछ तो बोली होगी मम्मी कि मम्मी नेहा के साथ कहाँ जा रही है। अपनी मर्जी की मालिक है, उसके लिए पति कुछ भी नहीं। आज तक कभी बताया है कुछ जो आज बता दे? मुझे कामिनी की नहीं, नेहा की फिक्र है। वो उसे अपने साथ क्यों लेकर गई?
सर आइए, ये देखिए। गाड़ी में से कुछ मिला है? ये मिला सर। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? जी सर। गाड़ी में भी चेक करो। और राज, गाड़ी में जो ब्लड सैंपल है उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। और कामिनी और नेहा दोनों के घर से ब्लड सैंपल लो डीएनए मैचिंग के लिए। देखते हैं खून कामिनी का है, नेहा का है और किसी का। जी सर। हाँ सर, यहाँ कामिनी की गाड़ी स्कूल से 6 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे मिली, लेकिन आसपास ना कामिनी है ना नेहा। और सर गाड़ी के पैसेंजर सीट पे कुछ खून के धब्बे मिले। क्या? लेकिन कामिनी अपनी कार में नेहा को लेकर किसी सुनसान जगह पे क्यों जाएगी? और जैसे कि तुम कह रहे हो कि कार में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं, इसका मतलब है कुछ बड़ा हुआ है। कामिनी की कार में खून मिलने के बाद किसी बड़े हादसे की तरफ इशारा मिल रहा था। क्या हुआ था कामिनी के साथ? वो नेहा को लेकर कहां गायब हुई थी? वो अपनी ही बेटी सुमन की गृहस्थी को दांव पर लगाकर क्या साबित करना चाहती थी? क्या बेटी और बेटे के बीच के फर्क ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया था? दीदी, दीदी नोटिस आया है, अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी। दीदी सुन रही हो? और मम्मी का भी 2 दिन से कुछ अता पता नहीं है, अब क्या करेंगे? दीदी हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं। मम्मी ने तो हमें फंसा दिया। सारे दोस्तों को बोला था कि हम बर्थडे की पार्टी देंगे, अब क्या बोलेंगे उनको? यहाँ घर की बिजली कट होने की नौबत आ गई है, बाई भी काम छोड़ के चली गई है, पर तुम होगी, तुम्हें तो पार्टी देने की पड़ी है। अरे कौन एलिजाबेथ की औलाद हो तुम कि पार्टी नहीं दोगी तो तुम्हारी शान में धब्बा लग जाएगा? हाँ ही बड़ी पार्टी देने वाली दीदी। सर, गाड़ी में जो खून के धब्बे मिले थे उसकी डीएनए मैचिंग रिपोर्ट। खून नेहा का है। नेहा का? सुमन और विवेक को इन्फॉर्म कर दो कि कार में से जो खून मिला था वो उनकी बच्ची का। ओके सर, ये केस अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। कामिनी नेहा को पसंद नहीं करती थी, उसे सुमन से दूर करना चाहती थी। अगर तुमने इसे अनाथ आश्रम में नहीं रखा ना तो एक दिन हम ही इसका कोई इंतजाम कर देंगे। इसलिए कामिनी ने नेहा को स्कूल से पिक किया, एक सुनसान जगह पे ले गई, उसे मार दिया और खुद फरार हो गई। नानी हम कहाँ आ गए? कहीं नहीं बेटा। अगर कामिनी ने इतनी प्लानिंग की होती तो वो इस चीज का भी ध्यान रखती कि लोगों की नजर में ना आए। वो इस तरह से सबके सामने नेहा को स्कूल से पिक नहीं करती और अपनी गाड़ी ऐसी नहीं छोड़ती। हो सकता है कामिनी खुद किसी हादसे का शिकार हुई हो, या फिर कामिनी और नेहा दोनों। सर अगर ऐसा है तो फिर मौका वारदात में नेहा के खून का मिलना एक बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रहा है। सक्सेना, अगर इस केस में हमें आगे बढ़ना है तो हमें कामिनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके घर वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। कामिनी के बारे में बाहर से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी बैंक डिटेल्स निकालो। वो जहाँ कहीं भी है उसे पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर उसने किसी एटीएम से पैसे निकाले तो हमें उसकी लोकेशन का पता चल सकता है और उसके आस पड़ोस में से भी उसके बारे में पूछताछ करें। जी सर। क्या बताओ कामिनी के परिवार के बारे में? उसका पति बेचारा कुर्सी से हिल भी नहीं पाता है। और दिव्यम को तो अभी अभी ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगी थी, बाकी सब तो घर में बैठ के खाते हैं। जैसे तैसे तो कामिनी ने उसकी बेटी सुमन उसके हाथ पीले कर दिए। 10 साल हो गए राजकमल के एक्सीडेंट को, पर घर में कोई चीज की कमी नहीं है। पता नहीं कामिनी पैसे कहाँ से लाती है। खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे खाना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे खाना, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे खाना, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। हेलो, ठीक है।
इतना प्यार मत दिखाओ अपने बच्ची के लिए। अगर प्यार होता ना तो समय पे स्कूल जाती। मार्केट सब बंद हो रहा था ना, सारी खरीदारी उसी दिन करनी थी और खरीद लेती ना साड़ी। अगर समय पे चली जाती ना स्कूल तो आज नेहा हमारे साथ होती। और वो तुम्हारी मंथरा माँ, उसी का किया धरा है सारा खेल। ये तुम्हारा भी तो खेल हो सकता है। अगर तूने इसे अनाथ आश्रम में नहीं डाला तो मैं ही इसका कोई इंतजाम कर दूंगी। दामाद जी, आप कब आए? जब आप अपने माँ होने का फर्ज निभा रही थी ना और नेहा को अनाथ आश्रम भेजने का जो मास्टर प्लान बता रही थी तब। देखिए दामाद जी, मैं तो उसे बस समझा रही थी। अपना समझना समझाना जो है ना अपने पास रखिए। आपकी जैसी औरतें ही ना औरतों की दुश्मन होती है। आप गलत समझ रहे, मेरी बात तो सुनिए आप। अब तो आप ना बोले वही अच्छा है, वरना हम भूल जाएंगे कि आप लगती कौन है हमारी। और हाँ, दोबारा अगर नेहा को दूर करने का सोचे भी ना तो सही बता रहे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सुमन, जाके सामान पैक करो अपना। चलो नेहा। अभी तक तो कुछ नहीं किया है मैंने, पर कसम से एक बार तुम्हारी माँ हमारे हाथ लग जाए ना, जान से मार देंगे उसको। सर, कामिनी ने एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन उस कार वाली जगह की। उसके बैंक अकाउंट में भी कुछ खास पैसे नहीं है, लेकिन उसके बैंक डिटेल से ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। सर ये देखिए, 1 साल पहले तक कोई महेश उसके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये ट्रांसफर किया करता था। 6 महीने पहले तक कोई नवीन है जो उसके अकाउंट में हर महीने 60,000 रुपये ट्रांसफर किया करता था। और पिछले 1 साल से कोई संजीव सक्सेना है जो हर महीने 40,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया करता है। तो ऐसे 3-4 नाम और भी है। कामिनी कोई काम नहीं करती है, फिर भी घर की हालत ठीक ठाक है, गाड़ी भी मेंटेन की हुई है। मुझे लगता है स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसने कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढ रखा है। जी सर, पड़ोसियों के मुताबिक भी कामिनी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। राजकमल पिछले 10 साल से व्हीलचेयर पर है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, फिर भी उनका घर ठीक ठाक चल रहा है। सक्सेना, ये संजीव, नवीन, महेश जितने भी हैं सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है कामिनी ने इनमें से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। और कामिनी और नेहा, इन दोनों की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ और इन दोनों की फोटो अखबार में भी छपवाना। जी सर। हाँ हाँ ठीक है, पहले कहा है जो करो। देखो, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अगर कोई सुन लेगा ना तो आफत आ जाएगी कि ये किराए पे पानी फिर जाएगा वो अलग। हम फ़ोन रख रहे हैं अभी, बाय। केस की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने कामिनी और नेहा की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी और जगह जगह उनके पोस्टर लगवा दिए। सर, मेरा उससे कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अगर वो मेरे लिए कुछ करती थी तो पैसों से मैं उसकी मदद किया करता था। संजीव, तुमने इस महीने के पैसे ट्रांसफर नहीं किए? अरे परेशान क्यों होती हो, कर दूंगा। एक हाथ दे एक हाथ ले। सर, अपना तो सीधा सा फंडा है। उसे मुझसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था और मुझे। समझ गए। कुछ आइडिया है वो कहाँ जा सकती है? उसने तुमसे या तुमने उससे कोई कांटेक्ट किया? नहीं सर। सर, कामिनी के साथ मेरा अफेयर मेरी बीवी के कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद शुरू हुआ था। हालांकि उसे मैं बहुत पसंद भी करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, पर यह बात मैंने उससे कई बार कही भी थी, लेकिन उसने कहा कि देखो, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हमारे बीच में जो भी है बस यही तक है कि प्यार व्यार ना सारा झूठ चक्कर है और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ ना अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ। तो लेकिन कामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस उम्र में शादी करने का मेरा कोई शौक नहीं है और ना ही कोई ख्वाहिश। अरे लेकिन इसमें बुराई क्या है? एक पति से परेशान हूँ, उसमें अच्छाई भी क्या है? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो कामिनी। तो उसने आपका घोड़ी चढ़ने का सपना तोड़ दिया और साथ ही दूसरे मर्दों के साथ संबंध भी बनाती रही। कहीं इसी बात से नाराज होकर आपने तो गायब नहीं किया उसे? सच सच बताइए महेश जी, क्या किया कामिनी के साथ? मैं उसकी मर्जी का सम्मान करता था और उसकी मजबूरी को समझता भी था। मैं उसे गायब करने या उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। जी सर। नवीन बजाज घर पे हैं? जी सर, हम मानते हैं कि हमारे कामिनी के साथ निजी संबंध थे। सुनो, इस महीने के पैसे ट्रांसफर करने वाले थे ना, कब करोगे? कर देंगे, हम पर विश्वास नहीं है। चलो, तुम्हारी खातिर ये भी सही। पूरे 60,000।
अब खुश? लेकिन इस बात को बहुत जमाना हो गया, एक वक्त हो गया। और वैसे भी कामनी 3 जवान बेटियों की माँ थी। इश्क का भूत एक दिन तो उतरना ही था। और फिर हमें लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमने उससे दूरी बना ली। और उसके बाद फिर हम लोग कभी नहीं मिले। जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो बहुत कुछ शेयर किया होगा, पसंद नापसंद, कहाँ जाना पसंद करती हैं, कहाँ नहीं पसंद करती हैं, कुछ आइडिया है? सर बड़ी ही चालबाज औरत थी, कुछ भी कर सकती है वो। अब ऐसे लोग किससे संबंध रखते हैं किससे नहीं, अब हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ताज्जुब की बात है, कामिनी के इतने सारे आदमियों के साथ संबंध है, लेकिन जब हम कामिनी के घर गए तो उसके घर वाले ऐसे बता रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना। हो सकता है हमसे कुछ छुपाना चाहते हो। कामिनी के इतने सारे लोगों के साथ अफेयर्स थे, हो सकता है उनमें से किसी चोट खाए आशिक का ये काम हो। उसने कामिनी से बदला लेने के लिए कामिनी को गायब किया हो। और नेहा इस केस में गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गई। ये भी तो मुमकिन है कि कामिनी इनमें से किसी आदमी को ब्लैकमेल कर रही है और उस आदमी ने बदला लेने के लिए किया, या फिर कामिनी के किसी घर वाले का ही खेल हो। हम बड़े कई बार जिंदगी में बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं और फिर उसे सही साबित करने के लिए उसका इल्जाम परिवार पर डाल देते हैं कि हमने तो ये सब परिवार की खुशी के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था। सवाल ये नहीं है कि कामिनी ने जो किया वो सही था या गलत। सवाल ये है कि कामिनी से उसके बच्चों ने क्या सीखा। संस्कार वो नहीं होते हैं जो बच्चों को हम किताबों से पढ़ाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बच्चे हमें जिंदगी में करते हुए देखते हैं। अगर आज कामिनी की जिंदगी में इतनी समस्याएं आई हैं तो उसके लिए जिम्मेदार वो और उसका पति है। तो क्या कामिनी का जिंदगी जीने का ढंग उसकी गुमशुदगी और नेहा के अपहरण का कारण बना? क्या कहानी में और भी कुछ था जो अभी सामने नहीं आया था? क्या कामिनी की वजह से बच्ची घुन की तरह से पिस रही थी, या फिर दोनों ही किसी अनचाही वारदात का शिकार हुए थे? कौन निर्दोष था और कौन दोषी, ये वक्त ही बताने वाला था। हाँ ठीक है, तुम फोन रखो, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, बाय। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पत्नी क्या काम करती है, कहां से इतने पैसे लाती है। इस बारे में हम क्या कहते? कोई इज्जत की बात तो नहीं थी। वैसे कितने लोगों के साथ संबंध थे उनके? सर एक के साथ हो तो बताएं, यहाँ तो अनगिनत हैं। अभी कहाँ हो सकती हैं वो? सर हमें क्या पता कहाँ हो सकती हैं और किसके साथ हो सकती हैं। एक ही छत के नीचे रहकर काफी अनजान रहते हैं आप एक दूसरे से। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है, उसे बुलाओ। मैंने पूछा तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? सर वो घर पर नहीं है, भाग गई है। मैंने इतनी मेहनत से जो भी पैसा कमाया था वो भी लेकर भाग गई है। कितने पैसे थे? सर पूरे 25,000। सक्सेना, रानू की फोटो और मोबाइल नंबर ले लो इनसे। सर मम्मी पापा के पास जाना, लेके चल लो आंटी। देखो बेटा, अगर आपने दवाई नहीं खाई तो नानी आके गुस्सा करेंगी कि आपने दवाई नहीं खाई। चलो पहले आप दवाई खा लो। नहीं खाऊंगी मैं दवाई, आप हमेशा झूठ बोलते हो मुझे। आप दवाई नहीं खाएंगी तो आपकी चोट कैसे ठीक होगी? खा लो। नहीं खानी मुझे दवाई। अगर आपने दवाई खा ली तो आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है? नहीं, मैं आइसक्रीम सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ ही खाती हूँ। कहाँ है मम्मी, जो उनके पास जाना है। आपके पापा का फोन आया था, वो जैसे ही आएंगे तो हम चलेंगे, ठीक है? आप ये दवाई खा लो। जा कहाँ सकती है? कहीं कामिनी और राना का कोई प्लान तो नहीं था और मौका पाते ही रानू फरार हो गई। सक्सेना, 26 अक्टूबर का इस पूरे परिवार का कॉल रिकॉर्ड निकालो। पता करो शाम को 4 बजे के आसपास जब कामिनी और नेहा गायब हुए थे ये सब कहाँ थे, और रानू का फोटो सर्कुलेट करवाओ। कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? अब झूठ बोलता, आप मेरी मम्मी को नहीं जानते हो। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो ये डॉल मेरे पास कैसे आती? ये आपके पापा ने आपके लिए भिजवाई है। ये तो एंजेलिका है।
हेलो, काम हो गया। सर, कामिनी शुक्ला के फैमिली में से किसी की भी मोबाइल की लोकेशन 26 अक्टूबर को क्राइम सीन की नहीं है और उसका पति राजकमल तो मोबाइल फोन यूज भी नहीं करता। तो हो सकता है कि कामिनी खुद भाग गई हो, लेकिन वो भागेगी क्यों और अपनी नातिन को लेके क्यों जाएगी? लेकिन कामिनी की कार में से नेहा का खून मिला है, इसका मतलब है कुछ तो हुआ है। अब या तो कामिनी और नेहा दोनों के साथ कुछ हुआ है या फिर नेहा के साथ कामिनी ने ही कुछ किया है। पर क्या वाकई एक औरत अपनी नातिन से इतनी नफरत कर सकती है कि उसका खून कर दे, वो भी बिना वजह? रानू के कॉल डिटेल्स आए? सर जल्दी आ जाएंगे। हेलो, हाँ बोलो। अभी? पर कैसे? अच्छा ठीक है, चलो हम अभी आते हैं। रानू के मोबाइल की लास्ट लोकेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे की। पर रानू के कॉल रिकॉर्ड में ये एक नंबर है जिससे वो अक्सर बात किया करती थी। ये नंबर फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है, पर इस नंबर की अभी की लोकेशन हाईवे की है। हो सकता है नंबर कामिनी यूज कर रही हो और ये सारी प्लानिंग कामिनी और रानू की हो। कामिनी ने रानू को फोन किया और रानू घर से पैसे चुराकर कामिनी के पास पहुंची हो। सक्सेना, अगर ये थ्योरी सही है तो उनके शहर छोड़ने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। लेकिन वो नेहा को अपने साथ क्यों ले जाएंगे और उसके साथ करना क्या चाहते होंगे? अब इसका जवाब तो रानू या कामिनी दे सकता है। नेहा, 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 कहाँ भाग रही हो? हाँ, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ जाकर। हेलो, हमसे नहीं होगा, हमने बहुत कोशिश कर ली। ये लड़की तुम्हारे यहाँ रुकी है? हाँ सर। कौन से कमरे में? ये 202 में। चलो। तेरे साथ सब कुछ किया, अपना सब कुछ दे दिया और तूने मेरे साथ धोखा दिया। धोखा नहीं किया मैंने तुझे। शादी नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करेगा शादी? नहीं करूंगा शादी। क्यों नहीं करेगा शादी? तुझे करनी पड़ेगी शादी। नहीं करूंगा शादी। क्या कर रहा तू? पागल हो क्या? छोड़ो उसे। हाँ सर, हमारा इससे अफेयर था, लेकिन सर सिर्फ टाइम पास। ये हमारे पीछे पड़ी थी, हम इसके पीछे नहीं पड़े थे और फिर गले पड़ने लगी हमारे। सर हम इससे बचने लगे तो इसने हमें बताया कि इसने हमारा एमएमएस बनाया है। ये देखिए सर, इसके बाद इसने हमें ब्लैकमेल किया कि अगर हमने इससे शादी नहीं की तो ये हमारा वीडियो वायरल कर देगी। सर इसलिए हम डर गए थे, इसलिए सर हमने प्लान बनाया कि हम इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम फोन रखो, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है बाय। हम एमएमएस नहीं बनाते तो क्या करते? लड़कों को आदत होती है इधर-उधर मुंह मारने, लेकिन शादी के लिए सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। घर से तो हम सारी उम्मीदें खो चुके थे। सर पापा की हालत तो आप देखे ही थे, मम्मी भी कोशिश कर करके हार मान गई थी। मेरी बेटियां बहुत गुणी हैं, आपके घर को स्वर्ग बना देंगी। कम से कम एक बार देखिए। भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब। क्या हुआ माँ? क्या बोले लड़के वाले? हाँ कर दी उन्होंने? देखो अब ना मैं थक चुकी हूँ, तुम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो। किसी भी लड़के को पटाओ, किसी को भी पसंद करो, जहाँ चाहिए उसके साथ भाग जाओ, पर मेरी छाती पे मूंग डालना बंद करो। सर जब घर के हालात ऐसे हो तो कोई क्या करे? दिव्यम दीदी की हालत तो इससे भी बदतर थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि बार-बार जो होती है ना वो गलती नहीं होती, बेवकूफी होती है। नहीं माँ उसने मुझसे कहा था वो मुझसे शादी करेगा, इसीलिए तो मैं। पर माँ अब उसका फोन नहीं लग रहा है माँ। उसे जो चाहिए था तुमसे मिल गया ना, अब तुम्हारी शक्ल क्यों देखना चाहेगा वो? देखो मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, अभी भी वक्त है, अबॉर्शन किया जा सकता है। दिव्यम दीदी तो इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन अब वो शादी ही नहीं करना चाहती। और सुमन दी तो अपना घर बसाकर आराम से रह रही है। बचे हम क्या करते?
सो हमें यही रास्ता सूझा, इसलिए हम यही करे सर। तुम्हारी माँ और नेहा कहाँ है? सर हमें माँ और नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो विकी के साथ भागकर शादी करने के लिए निकले थे। कामिनी और नेहा की अब तक कोई खबर नहीं थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी और केस और ज्यादा उलझनों में धंस गया था। आपकी दीदी सुमन और उनके पति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पत्नी क्या काम करती है? आपकी मम्मी कामिनी ने नेहा को वैसे कितने लोगों के साथ संबंध थे उनके? सर एक के साथ हो तो बताएं, यहाँ तो अनगिनत हैं। हेलो, बच्ची को मार दो? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं करती हूँ। सुसाइड का मामला लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर पूरे घर की तलाशी लो। जब हम काम से घर लौटे तो देखा कि पापा यहाँ पड़े और पापा के बेड पे ये अखबार और ये चिट्ठी रखी थी। आज मैं कबूल करता हूँ कि गलती कामिनी की नहीं मेरी है। मैं इस घर में अकेला मर्द हूँ, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। पर मेरा अपाहिज होना इस घर के लिए और घर वालों के लिए बोझ हो गया और बेचारी कामिनी को वो सब करना पड़ा जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। उसने सारी बदनामी, सारे कीचड़ अपने ऊपर ले लिए ताकि हम सब पाक साफ रह सकें, पर उसकी मेहनत बेकार गई क्योंकि तीनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कामिनी ने माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की, पर अब मैं मेरे परिवार की और तबाही ना बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना अनदेखा कर सकता हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे अलावा कोई नहीं है। राजकमल। शुक्ला परिवार में सिर्फ सुमन की ज़िंदगी ठीक चल रही है। बावजूद इसके राजकमल ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि उसकी तीनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये है कि सुमन की ज़िंदगी सिर्फ दिखने में ठीक है, जबकि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है। फिर तो सुमन की लाइफ की प्रॉब्लम ही कामिनी और नेहा के गायब होने का कारण हो सकती है। हो सकता है कि सुमन ने कामिनी की नेहा से छुटकारा पाने वाली बात मान ली और उसके बाद कामिनी नेहा को लेकर गायब हो गई। सक्सेना, अगर ऐसा है फिर तो कामिनी ने सुमन से कांटेक्ट जरूर किया होगा। जितना जल्दी हो सके सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हो सकता है सुमन को माँ होने के नाते जो अपनी इंक्वायरी से हमने बाहर रखा है वो हमारी भूल है। सर, सास बहू साहब कभी बनती ही नहीं थी। एक पूरब जाती है, दूसरी पश्चिम। और सुमन का क्या बताएं साहब, पहले तो एकदम ठीक ठाक रहती थी, पर अब ना जाने उसको क्या हुआ है। हीरोइन की तरह चमक धमक के इधर घूमती रहती है सब। सुमन की सास जमुना अपनी पोती नेहा को पसंद नहीं करती थी। जमुना मौसी जो थी वो पोते की आस लगाए बैठी थी। अब वो तो उनको मिला नहीं और सुमन से भी कुछ खासा जमता नहीं था उनका, छुटकारा चाहती थी। कामिनी और नेहा के गायब होने से काफी खुशी मिली होगी आपको। कामिनी की वजह से आपकी बदनामी हो रही थी और पोते की जगह पोती आ गई थी, तो उससे भी छुटकारा मिल गया। नेहा से कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, वो कामनी नहीं कमीनी थी। जब से उसकी बिटिया हमारे घर में ब्याह के आई है ना, मोहल्ले में गज भर लंबी जबान निकल आई है लोगों की। सुमन के घर वालों की बदचलने की वजह से हम भी बदनाम हो गए हैं, जीना मुश्किल हो गया है हमारा। और इसी वजह से आपने उन दोनों की जान ले ली। नहीं साहब, अगर इस हादसे में आपका जरा सा भी हाथ हुआ ना, तो याद रखिएगा आपकी बदनामी जेल तक आपके साथ जाएगी। सर, सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में कामिनी से कांटेक्ट की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली है कि सुमन के कॉल रिकॉर्ड में 3 ऐसे नंबर हैं जो नवीन के नाम पे रजिस्टर्ड है। इनमें से एक नंबर तो खुद सुमन यूज कर रही है और इन तीनों नंबर में अक्सर बातें हुआ करती है। ये वही नवीन है ना जो कामिनी के अकाउंट में हर महीने 60-60 हज़ार रुपये जमा करता था? जी सर।
जब हमने सुमन के बैंक डिटेल्स को चेक किया तो पता चला कि नवीन के अकाउंट से सुमन के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं। इसके अलावा जब हमने नवीन के डिटेल्स को चेक किया तो पता चला कि जिस दिन नेहा गायब हुई उस दिन नवीन ने खुद के लिए, नेहा और सुमन तीनों के लिए मुंबई के लिए एयर टिकट्स बुक की थी। काफ़ी मसाला इकट्ठा हो गया सक्सेना। अब आगे की कहानी नवीन और सुमन खुद बताएंगे। ये रहे तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स। अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना हम तो सच उगलवा ही लेंगे। विवेक के पास बहुत पैसा है, ये सोचकर हमने उससे शादी कर ली। लेकिन सर, जब भी कोई जरूरत की चीज मांगो तो वो कहता है कि बजट नहीं है। सर, जो इंसान जरूरत से पहले बजट देखे वो हमारी इच्छाएं क्या पूरी करेगा? सर, जब हमारा अफेयर कामिनी से चल रहा था उसी दौरान हमें सुमन से प्यार हो गया। कामिनी हम दोनों को करीब आने नहीं देना चाहती थी। वो हमेशा चाहती थी कि सुमन किसी भी तरह मेरे चंगुल में ना पड़े, और इसी दौरान उसने आनंद फानंद में एक लड़का ढूंढा और सुमन की शादी कर दी। फिर मैंने भी उसके बाद कामिनी से कोई रिश्ता नहीं रखा, सब खत्म कर दिया। पिछले 1 साल से हम मिल रहे हैं। नवीन, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? अरे हम कह तो रहे हैं तुमसे कि तुम्हारे साथ साथ हम नेहा को भी अपना लेंगे। और फिर एक दिन हम भागने का प्लान बना रहे थे। देखिए, आपका, नेहा का और हमारा, हम तीनों के टिकट्स बुक हो चुके हैं। हम बहुत जल्दी लखनऊ से शिफ्ट हो रहे हैं। सब सुन लिया है हमने। कितनी बार समझाया तूने कि मेरी बेटी से दूर रहो। मोहब्बत सिर्फ हमने अकेले ने नहीं की है, ये हम दोनों का फैसला है। ये अगर इसमें इतनी बुद्धि होती ना तो अपनी बसी बसाई घर से नहीं उजाड़ती। तुम तो सलाह ना ही दो तो ही अच्छा है। हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से कैसे जाती हो। सर, प्लान के मुताबिक सुमन को नेहा को स्कूल से लेने जाना था। किसी कारण से सुमन लेट हो गई और उससे पहले कामनी नेहा को लेकर स्कूल से चली गई। मम्मी नेहा को कहाँ लेकर गई, उसके साथ क्या किया, हमें कुछ। खुद कामनी के साथ क्या हुआ हमें इस बारे में कुछ भी नहीं खबर। ठीक है, फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता भागने की सोचना भी मत। सक्सेना, नजर रखो इन दोनों पर। सर, नेहा बेटा, नेहा जल्दी उठो, जल्दी चप्पल पहनो, जाओ बेटा जल्दी। क्या कमी थी हमें जो इतना बड़ा धोखा दिया, हमारे साथ धोखा किया? हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारी माँ ने हमें धोखा दिया तुम जैसे से शादी करवा के। अब तुम्हारे और नेहा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। निकलो तुम अभी, निकलो। बंद करो सब। अरे ओ दरोगा जी, ओ दरोगा, वो लड़की को क्या हुआ? क्या हुआ? वो लड़की को तो बच्ची गिर गई, बच्ची गिर गई। अरे कोई पानी लाओ, पानी जल्दी, पानी लाओ। क्या बेटा? नेहा, बेटा तुम्हारी नानी कहाँ है? वो उस दिन तुम स्कूल से लेने आई थी ना, उसके बाद क्या हुआ था? हम दोनों जा रहे थे तो बाइक वाले अंकल आके मेरी नानी की कार रोके उनको मार दिया था। फिर मेरे सर में चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई थी। तो जिन अंकल ने तुम्हारी नानी की कार रोकी थी, उन्हें मारा था, तुम्हें उनका चेहरा याद है? नहीं, उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। तो जब तुम्हें होश आया तुम कहाँ थी? मैं एक आंटी के घर थी। आंटी के घर पे? सर, बच्ची मुझे यहाँ पे बेहोश पड़ी मिली। नेहा, बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वहाँ पे जंगल में से। और तुम जंगल में कैसे पहुंचे? वहाँ बस एक ही घर है।
बोल। मैं नेहा को उठाने गया था साहब, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि कामनी नेहा को अपने साथ एक कार में जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया, उसने कार एक सुनसान जगह में रोक दी साहब। वो नेहा को छोड़ नहीं रही साहब। नेहा को छुड़ाने के लिए मैंने उसे मारा और वो मर गई, लेकिन नेहा को नहीं मार सका। हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए जब ये नेहा को घर लेकर आए तो उसकी देखभाल करते करते मुझे उससे कब लगाव हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए जब इन्होंने उसे मारने को कहा तो मैं उसे मार नहीं पाई। नेहा को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? पर हम सुमन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी बच्ची को नहीं अपनाना चाहते थे। लेकिन एक सुमन है कि बिना बच्ची के हमारे पास आना ही नहीं चाहती थी, इसलिए फिर हमने रमन को बेचा कि उसकी बच्ची को किडनैप करे और मार दे। नवीन, तुम हमारी बच्ची को मारना चाहते थे? तुम हमारी बच्ची को मारना चाहते थे? उनके स्वामी कैसे हो सकते हो? बतौर माता पिता जब भी कोई फैसला लें तो सिर्फ उसके अच्छे के बारे में नहीं बल्कि बुरे प्रभाव के बारे में भी सोचें, क्योंकि बच्चे माता पिता की परछाई होते हैं और ये माता पिता पर ही निर्भर करता है कि वो परछाई उज्जवल होगी या फिर स्याह। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। चलो बच्चों, सब लोग पेज नंबर 137 खोलो। खोला सबने? रिया, रिया, पेज नंबर 137 ओपन करो। रिया, क्या हुआ रिया? आर यू ओके? हम सिर्फ अपने बच्चों के शारीरिक जख्म देखते हैं, लेकिन हमें उनके मानसिक जख्मों को भी देखना और समझना होगा। अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप अपने बच्चों के बारे में कितना जानते हैं, तो हम सबका जवाब यही होगा, सब कुछ। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी उनके अंदर चल रहे तूफान को ना समझ पाने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो उनके साथ साथ हमारी जिंदगी को भी बदल कर या बिखेर कर रख सकता है। आज देखते हैं बच्चों को जानने और समझने के बीच के फर्क को दर्शाती जो उनकी एक अनोखी दास्तां। भाई, तुमने हमारी साइकिल का हैंडल तोड़ दिया, अब तुम ही ठीक करो, वरना हम जा रहे हैं शिकायत करने तुम्हारी बाबूजी के पास। क्या बोला बे? पजामे में हो उसमें रहो, पतलून में आने की कोशिश ना करो, वरना देंगे खींच के कंटाप। और क्या बाबूजी बाबूजी लगा रखा है? बाबूजी ने हमें छुआ भी ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। चलो जाए ऐसे। अरे भोला, अभी तक तू स्कूल नहीं गया है? ये कहाँ मिला तुमको? बाबूजी स्कूल जा रहा था, रास्ते में पड़ी हुई निकली। ये जाता है कहाँ है? ऐसा ही गांव में मचान हो रहा है और तू ये लेकर घूम रहा है। हाँ हाँ, जल्दी से दबा दबा दे, दबा दे। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे दिया, तुम आ गए स्कूल से?
रिया ये क्या है? फेंको उसको नीचे। मैं कुछ कह रहा हूं ना आपसे, फेंको उसको नीचे। नो 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 रिया, रिया रिया। रिया क्या बदतमीजी है रिया ये? हाँ रिया मैं सच में तंग आ गया हूं तुम्हारी हरकतों से। बहुत हो गया अभी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ दो उसे, बच्ची है और बच्चे तो शरारत करते ही। माँ आप बीच में मत पड़ो। और ये कोई शरारती नहीं है, बदतमीज होती जा रही है। हाँ क्यों किया तुमने ये? अब से तुम्हारी हर बदतमीजी पे तुम्हें सजा मिलेगी। चलो चुपचाप। माँ ये रिया की हिम्मत ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज गाड़ी पे कीचड़ फेंका है, कल मुझ पे कीचड़ फेंकेगी। लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? कौन है? कौन है? कौन है? मास्टर जी आपने हड्डी फेंकने वाले को देखा था? शक्ल तो देख ना पाए हम, अंधेरा बहुत था ना। चलिए इस बोन को फॉरेंसिक भेजो और इस गांव में जितने भी लोग लापता हुए हैं सबकी एक लिस्ट निकालो। जिंदगी अनमोल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नानामाव गांव में एक के बाद एक मिली इंसानी हड्डियों से ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि कहीं मौत का भयानक तांडव खेला गया था और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसने किया था और क्यों, और ये मरने वाले कौन थे। दूसरी तरफ कानपुर में एक बच्ची है रिया। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इस कदर डरी हुई है? हो गया बेटा, दिखाओ। ये क्या किया है बेटा आपने? क्यों किया ये? बोलो बेटा, क्यों सारी बुक खराब कर दी आपने? प्रेरणा आंटी ने मुझे आपकी ये बुक दिखाई। क्या है रिया ये सब? क्यों किया तुमने ये? पढ़ाई में मन लगाने के बजाय तुम अपनी बुक्स की ये हालत कर रही हो। देखो रिया, मेरी बात सुनो। ना तो आप मुझसे बात करते हो, ना मेरी कोई बात सुनते हो। हुआ क्या है आपको? कुछ तो बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे। आपको कुछ चाहिए मुझे बताओ। रिया मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझसे बात करो। प्रॉब्लम क्या है रिया तुम्हारा? रिया रिया अजय इसे फोर्स मत करो, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। ये बात आपको आज समझ आई है? 6 महीने बाद? 6 महीने से आपकी बेटी किसी से बात नहीं कर रही है और साइकेट्रिस्ट के पास आप उसे आज लेकर आए हैं? इतनी छोटी उम्र में इसके और भी कई भयानक रीजंस हो सकते हैं। जरूर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा सदमा लगा है। हाँ डॉक्टर, 6 महीने पहले कैंसर की वजह से रिया की माँ की डेथ हो गई थी। तभी से उसने बात करना बंद कर दिया है। आई एम सॉरी, बट आपको मेरे पास उसको पहले लेकर आना चाहिए था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की मौत का सदमा कितना बड़ा होता है। एनीवेज, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अजय कोई गलतफहमी थी कि वो रिया के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने कभी रिया की मनोदशा को समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ बाप होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को पूरी तरह से अपने विश्वास में लें और उन्हें समझें, उन्हें जानने की कोशिश करें। सर, गांव में मिली बोन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो हड्डी किसी 30 से 35 साल की औरत की है। बोन्स में सल्फ्यूरिक एसिड मिला है जिससे बॉडी को गलाया गया है और हड्डियों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत 6 महीने पहले हुई है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, गांव में एक और जगह पे इंसानी हड्डी मिली है। क्या?
बेटा ये हड्डियाँ कहाँ मिली थी तुम्हें? जो स्कूल जा रहा था रास्ते में पड़ी हुई मिली। कहाँ गाड़ के रखी हड्डी? यहीं पे गाड़े से खोदो। साहब हमें तो लग रहा है कोई काला जादू कर रहा है। ये हमारे बच्चे को हड्डी मिला, हम यहाँ गाड़ दिए। फिर सुने कि मास्टर जी के घर के बाहर कल रात को कोई ऐसा काम करके गया है। फिर हमें लगा कि पुलिस को बतानी चाहिए। पुलिस के पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जब हड्डियाँ तुम्हें मिली थी तुम्हें तभी पुलिस के पास आना चाहिए था। दोबारा ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हें मिलेगी तो उसे ज़मीन में मत गाड़ना, पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी सर। राजदीप, हड्डियों को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और रिपोर्ट तुरंत मंगा लेना। सर। गगन, इस दुनिया में भूत प्रेत काला जादू ऐसी चीज़ है ही नहीं, ये सब अंधविश्वास है, समझे? हाँ सर। जाओ बेटा, दादाजी बुला रहे हैं ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। चल आ जाओ। रिया क्या कर रही हो? क्या है रिया ये? तुम समझती क्यों नहीं हो? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। चलो बाहर, क्लासरूम के बाहर जाके खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। गो रिया। लास्ट ईयर हमारे स्कूल का कानपुर में सबसे बढ़िया रिजल्ट था। उसे मेंटेन कीजिए। जी सर। और एक एक बच्चे पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल। ओके। जी सर। सर अपडेट करता हूँ मैं आपको। चौबे, एक चाय बोलना। राजदीप, जो हड्डियाँ हमें मिली थी उस केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, बल्कि मास्टर जी के घर से जो हड्डी मिली थी और उस बच्चे भोला को जो हड्डी मिली थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दो अलग अलग इंसानों की हड्डी है। भोला को जो हड्डी मिली थी वो किसी 30 साल की औरत की है। तुमने गांव के अनसॉल्व मर्डर और मिसिंग कंप्लेंट चेक किए? हो सकता है ये लोग उन्हीं में से हो। नहीं सर, अनसॉल्व मर्डर केस तो नहीं लगता, लेकिन हाँ पिछले 3 महीनों में उस गांव के और उस गांव के आसपास के गांव से 6 लोग लापता हुए थे और सब एक के बाद एक 3 हफ्तों के अंदर गायब हुए थे। 2 का तो पता चल गया, लेकिन सर सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसमें से कोई भी 30 से 40 साल का नहीं था और ना ही कोई औरत थी। अगर ये हड्डियाँ उन मिसिंग लोगों की नहीं है तो फिर किसकी है? इसका मतलब कुछ तो बड़ा चल रहा है, लेकिन क्या? आप क्या बात कर रही है? क्लासरूम के बाहर से रिया कहाँ जा सकती है? आप जाके देखिए, स्कूल में ही होगी। सर वो दिख ही नहीं रही, मैंने तो बस उसे क्लासरूम के बाहर खड़े होने के लिए बोला था। सर मैंने पूरा स्कूल देख लिया, रिया कहीं भी नहीं मिली। हेलो,
बात है, इतनी सारी हड्डियां एक इंसान की नहीं हो सकती और ये किसी जानवर का भी काम नहीं। जो कोई भी ये सब कर रहा है उसने इंसान की कीमत गाजर मूली से भी कम लगाई है। नदीम। जी सर। हड्डियों को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। जी सर। माँ बाप अपने बच्चों को आप पर भरोसा करके स्कूल भेजते हैं, तो आप इस तरह से मुंह लटका करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकते। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना ना मैं पूरे स्कूल को। देखिए, मैं माफी मांग चुका हूँ आपसे। मैं मानता हूँ हमारी गलती है। नहीं, गलती क्या है? गलती बोलने से क्या मेरी बच्ची वापस आ जाएगी? बच्ची का कुछ पता चला? नहीं सर। जब बच्ची गायब हुई क्लासरूम में टीचर कौन थी? सर, उस वक्त क्लासरूम में मैं थी। बच्ची क्लासरूम से निकली कैसे? मैंने ही उसे पनिशमेंट देकर क्लासरूम के बाहर खड़ा किया था, पर जैसे ही 10-15 पर मेरी क्लास खत्म हुई तो मैंने देखा रिया वहाँ पर नहीं थी। सर, ये पहला ही केस है। आज तक हमारे स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारी। केस पहला है या आखिरी, हम बाद में देखेंगे। इतना बड़ा स्कूल है, सीसीटीवी कैमरा तो होंगे ना? यस सर। सुबह 10 बजे की बात की फुटेज दिखाइए। आइए सर। रिया बस में ही थी और ड्राइवर बिना चेक किए बस लेकर चला गया। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो आप लोग? रिलैक्स, आप शांत हो जाइए। आपकी बच्ची मिल जाएगी। हमें इतना तो पता चल गया बच्ची स्कूल के बाद निकली कैसे। सर, एक्चुअली ये रिया की माँ नहीं है, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। बचपन से रिया को जानती है, इसे ट्यूशन भी पढ़ाती है। जब इसे पता चला कि रिया गायब है तो घबरा गई। बच्ची कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? साहब, मुझे पता ही नहीं था रिया बस में। मैं तो दोपहर के बच्चों को लेने के लिए गया था। मालूम नहीं साहब, कहीं बीच में उतर गई होगी। तूने बस कहाँ रोकी थी? साहब, सुबह के वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। लाल बत्ती की वजह से बस एक जगह गणेश मंदिर के पास रुकी थी। उसके बाद सीधे बस स्टॉप पे गई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तेरी एक भी बात झूठ निकली ना, वापस बस चलाने लायक नहीं रहेगा। चलो यादव, एक बात तो क्लियर है, बच्ची स्कूल से बाहर बस में निकली। इस ड्राइवर ने जो अपना रूट बताया और उस गणेश मंदिर के पास, रिया की फोटो दिखा और पता करो किसी ने उसे देखा है क्या? सर, नदी से मिली बोन्स एक ही नहीं बल्कि 6 लोगों की है, जिसमें बच्चों से लेकर बुढ़ों तक की हड्डियां शामिल है। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक के बाद एक हड्डियां आ कहाँ से रही है? हो सकता है ये सारी हड्डियां इस गांव की नहीं बल्कि किसी और गांव की है, जो नदी के बहाव में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। एक काम करो, ऊपर जितने भी गांव है वहाँ जाकर पता करो कि उस गांव में कोई अनसॉल्व मर्डर या मिसिंग केस है या नहीं। सर, मुझे लगता है ये कोई मास मर्डर का काम है जो लगातार जगह बदल रहा है। लेकिन सर, इनको छुपना ही चाहता है तो 6 महीने बाद एक के बाद एक हड्डियां आ कहाँ से रही है? आ रही है, लाई जा रही है, ये पता करना बाकी है। हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम है, और ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जिसे हमें बाहर निकालना है। और केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच पड़ताल के लिए दूसरे शहर से एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था। दूसरी तरफ 8 साल की मासूम रिया लापता हो गई थी। वो क्या चाहती थी, किससे बच रही थी, किससे भाग रही थी और क्यों भाग रही थी? आखिर वो अब तक कहां थी और किस हाल में थी? पुलिस बस के रूट पर रिया की तलाश कर रही थी, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। सीसीटीवी फुटेज से ये बात तो क्लियर हो गई कि रिया स्कूल से अपनी मर्जी से निकली थी, लेकिन अगर वो स्कूल से निकल के घर नहीं पहुंची तो गई कहाँ? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रिया स्कूल के साथ साथ घर से ही भागना चाहती हो। पर क्यों? यादव, के ऐसा तो नहीं कि रिया स्कूल में या घर में किसी से बचना चाहती है। इस रिया की छोटी से छोटी डिटेल निकाल, हर उस आदमी से पूछताछ करो जो उससे रेगुलर टच में था, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, स्कूल के टीचर्स, उसके दोस्त, हर आदमी से डिटेल में पूछताछ करो। ऐसा क्या हो सकता है कि एक 10 साल की लड़की घर छोड़ के जाना चाहती थी और उसके बाद दिन दहाड़े गायब हो जाती थी? अजय, प्लीज संभालो अपने आप को। रिया मिल जाएगी। तुम्हारे ऐसे उदास होने से वो वापस नहीं आएगी। मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। नहीं अजय, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। क्यों खुद को कोस रहे हो तुम? वो बच्ची है, खेल खेल में कहीं चली गई होगी। बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है। और प्लीज रिया के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। नहीं भी बताएंगे तो भी उन्हें पता चल जाएगा। मुझे तो लगता है उनको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो रिया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। तुम टेंशन मत लो, रिया मिल जाएगी। प्रेरणा, मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें रुकना हो तो रुक जाओ।
जी भैया। नहीं इट्स ओके प्रेरणा, तुम जाओ, काफ़ी रात हो गई है। जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। कम आइए। सर, इंक्वायरी में पता चला है कि पास के दाएपुर गांव से 9 महीने पहले 4 लोग गायब हुए थे। इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली। राजदीप, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन 4 लोगों के एड्रेसेस है सर। हाँ साहब, बाबूजी उस दिन अस्पताल गए थे, उसके बाद घर लौट के नहीं आए। हमने सुना आपकी बेटी खो गई। हाँ सर, उस दिन बेटी घर पे ही थी। मैं पानी लाने बाहर गई थी और लौट के देखा तो बच्ची घर पे नहीं थी साहब। अंकल, रिया पहले बहुत बात करती थी, आजकल किसी से बात नहीं करती। सर ये देखिए, उस दिन उसने अपने पापा की फोटो पर स्टैब और स्क्रिबल भी किया। ये क्या कर रहे हो आप? रिया और उसके फादर का कैसा रिश्ता था? किसी के घर में क्या चल रहा है क्या पता, पर अजय अक्सर रिया को मारता था। लो बेटा, प्रसाद खा लो, बाबा का प्रसाद है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना रिया भी मिल जाएगी। सर, रिया अपनी माँ की मौत के बाद बहुत डिस्टर्ब थी। सदमा लगा था उसे, सबसे बात करना बंद कर दिया था, बहुत बदतमीज़ हो गई थी। मैं तो बस उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहता था, वरना कौन माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहते हैं। ये देखिए, इसे देख के तो ऐसा नहीं लगता। आपकी बच्ची आपसे नफरत करने लगी थी, और जाहिर है नफरत की कोई तो वजह हो। मम्मी की याद आ रही है? बेटा, आपको प्रेरणा आंटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है आपको? बेटा, अगर प्रेरणा आंटी आपको पसंद है तो उनको आपकी मम्मी बना दे। प्रेरणा आंटी को भी आप बहुत पसंद हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि उनको आपकी मम्मी बना देते हैं। सर, रिया को मनाने में मुझे जितना भी वक्त लगता मैं लगाता, लेकिन मुझे प्रेरणा से शादी करनी ही थी। रिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी शादी की पड़ी थी? मेरा और मजबूरी नहीं, जरूरत थी। प्रेरणा और ये एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक साथ बड़े हुए। प्रेरणा को तो मैंने कैसे भी मना लिया था शादी करने के लिए। सोचा कि रिया बिन माँ की बच्ची है, इसे माँ मिल जाएगी। मगर ये बच्ची को इतनी समझ कहाँ है? सर, मुझे लगता था कि मेरी गलती की वजह से मैंने रिया को खो दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे छोड़ के चली जाए। यादव, इस अजय के आंसू मगरमच्छ के आंसू। बीवी को मरे सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ये फिर से शादी करने चला है। लगता है कि ये प्यार बड़ा पुराना है, और रिया शायद रास्ते में आ रही थी, इसीलिए रिया को रास्ते से हटा दी। सर, ये भी तो हो सकता है कि प्रेरणा ने कंडीशन रखा हो अजय के सामने कि जब तक रिया उनके बीच में है वो शादी नहीं कर सकती, इसलिए अजय ने रिया को गायब किया हो। या सर, फिर ये भी हो सकता है कि प्रेरणा ने खुद रिया को गायब किया हो। पॉसिबल तो है। अजय और प्रेरणा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। देखो, जब रिया गायब हुई थी ये दोनों गायब हैं। देखते हैं इनमें से किसी एक ने रिया को गायब किया है या फिर दोनों ने मिलकर। सर, एक दूध वाला बोल रहा था कि उसके दूध के डब्बे में इंसानी हड्डी मिली है। क्या? यस सर।
दूध के डिब्बे में हड्डी? राजदीप, पहले हमें हड्डी मिली थी सरा में, फिर नाना मोह में, और फिर दायपुर में। और ये तीनों जगह 5 किलोमीटर के दायरे में है। ये जो कोई भी है वो आसपास वाला है, वरना इतनी जल्दी हड्डियां फेंक कर गायब होना इतना आसान नहीं है। एक काम कर, कांस्टेबल को सिविल ड्रेस में तीनों जगह पर तैनात कर दो। सर, गांव वालों का मानना है कि गांव में कोई काला जादू कर रहा है। ऐसा वाकई हो भी सकता है कि एक के बाद एक इंसान की बलि वो चढ़ा रहा है और उसकी हड्डियां हमें मिल रही है। नहीं राजदीप, जितने भी हमने ब्लैक मैजिक के केसेस देखे हैं उसमें इंसान की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें मिली है और यहाँ सिर्फ हड्डियां मिल रही है। फिर भी ये भी एंगल चेक करके देखते हैं कौन है जो जिंदा इंसानों की बलि चढ़ाकर खुद की मुक्ति का रास्ता तैयार कर रहा है। सर, सारा गांव काला जादू टोने टोटने का गढ़ है और काला जादू करने वाला सबसे बड़ा आदमी है राम नाम। ये साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो लोगों की मदद करते हैं। ये सब हड्डियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। गाड़ी में बिठा इसको। साहब, मैंने भी लॉकअप में चल। साहब, वहाँ ही खोलेगा। साहब, राजदीप, अगर ये तांत्रिक सच बोल रहा है तो ये सब कर कौन रहा है? वो और लोगों को मारे इसके पहले उसे दबोचना होगा और पता करना होगा ये सब क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। सर, पुलिस का हर तीर निशाने से चूक रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद न मंजिल हाथ लग रही थी और न ही उम्मीद। कौन था, किसने मारा था और उसका मकसद क्या था? दूसरी तरफ गुमशुदा रिया अब तक घर नहीं लौटी थी। क्यों? जब हम बच्चों के लिए घर का माहौल तंग कर देते हैं तो बच्चे बाहर का रास्ता ढूंढ लेते हैं और कभी कभी वो रास्ता खतरे को दावत दे सकता है। पुलिस ने काला जादू का गढ़ माने जाने वाले सरहा गांव और आसपास के सभी गांवों को टटोलना शुरू किया। मुझसे गलती हो गई थी, अपने आप को रोक नहीं पाया था उस रात। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं ये शादी अभी पोस्टपोन करना चाहता हूँ, जब तक रिया नहीं मिल जाती। ये भी कोई बोलने वाली बात है अजय? रिया गायब है, कहाँ है, किस हाल में है, ये सब सोचना छोड़ के मैं अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ। इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अजय, मैं भी यही कहने वाली थी कि अभी शादी पोस्टपोन कर देते हैं। तुम रिया के बारे में सोचो। थैंक यू सो मच प्रेरणा। सर, रिया जिस दिन गायब हुई थी अजय का फोन लोकेशन उसके ऑफिस में ही था। और सर, अजय का ऑफिस रिया के स्कूल से बहुत दूर है। और हाँ सर, एक और बात, अजय ने उस दिन प्रेरणा को फोन भी किया है। सर ये देखिए प्रेरणा का कॉल रिकॉर्ड से, जिसे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेरणा उस दिन स्कूल के आसपास में ही थी। प्रेरणा? हाँ सर, उस दिन अजय ने मुझे फ़ोन करके रिया के गायब होने के बारे में बताया था, क्योंकि मेरा ऑफिस रिया के स्कूल से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे है। वो चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि उसे वहाँ पहुँचने में टाइम लगता। अजय का ऑफिस रिया के स्कूल से बहुत दूर है, टाउन में है, और मैं बहुत पहले रिया के स्कूल पहुँच गई। और जब वहाँ जाके मैंने सब लोगों से रिया के बारे में पूछा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। और जब मुझे रिया कहीं नहीं मिली तो मैंने वहाँ आपका और अजय के आने का स्कूल पे ही इंतज़ार किया। क्या आप जानती हैं कि रिया नहीं चाहती थी कि आप और अजय शादी करें? हाँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि रिया मुझे पसंद करने लगी थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगी, वो समझ जाएगी। सर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिया के गायब होने में मेरी बहन प्रेरणा का हाथ है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। सर, रिया बच्ची है, गुस्सा होने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। सर, मेरी बहन प्रेरणा की शादी तय हो चुकी है और ये तो पता है कि अगर रिया गायब हुई तो इसकी शादी पोस्टपोन हो सकती है। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? बल्कि खुद इसने अपनी शादी की डेट आगे बढ़ाई है। सर, मुझे इस वक्त अपनी शादी की नहीं पर रिया की चिंता हो रही है। आप प्लीज़ उसे ढूंढ दीजिए सर, पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर, आप प्लीज़ उसे कहीं से भी ढूंढ लाइए सर। यादव, एक बात नोटिस की, प्रेरणा से ज़्यादा परेशान उसका भाई राहुल है। मतलब इस राहुल के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन निकाल। देखो, जब रिया गायब हुई थी तब ये कहाँ था। देखे तो सही कि एक ड्राइवर से बहन की शादी पोस्टपोन होने का दुख कितना जायज़। चलो। क्यों रे अजय, तू शादी नहीं करना चाहता? अरे शादी नहीं तो कम से कम सगाई करनी थी। देख, प्रेरणा जैसी लड़की तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, उसे ऐसे ही जाने मत दे, उसे रोक लो। दिमाग खराब है आपका? रिया गायब है और आपको मेरी शादी की पड़ी है। जब तक रिया नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। तूने कुछ गलत किया है ना रिया के साथ, ताकि इसकी शादी हो जाए प्रेरणा के साथ। रिया होती तो ऐसा नहीं होने देती। पापा, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ,
मैं शादी करवाना चाहती थी। मुझे घर में बहू चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि मुझसे घर की देखरेख नहीं हो पा रही है। और रिया से भी मैं नाराज थी, क्योंकि रिया की वजह से ये शादी में देरी हो रही थी। अरे मैं तो अपने बेटे का भला चाहती थी, और ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि मैं रिया के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। रोज जप तप करती थी ताकि माता रानी रिया को शादी करने के लिए हाँ करवा देगी। रिया का भी भला चाहती थी मैं, कि उसे भी माँ मिल जाए। और हाँ, रिया से आपकी पोती नहीं, हमारी भी पोती है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जो सराहा गांव से गायब हुए हैं। और ये देखिए सर, ये पांचों लोग 6 महीने पहले 3 दिन के अंदर गायब हुए हैं। सराहा पुलिस ने ढूंढ निकालने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। किसी एक का भी सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है हमें इनके फैमिली से बात करनी होगी। ये लोग कब, कैसे और कहाँ गायब हुए। हमने कुछ ना करा साहब, हमें तो एक बोरा मिला था, हम तो मजाक कर रहे थे साहब। यूं ही लोगन का डरा रहे थे। कसम से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती हो गई? तुम दोनों की मजाक की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। और आप लोग अपने काम से कभी फुर्सत मिले तो बच्चों की परवरिश पे ध्यान दो, वरना ये लोग बड़े होकर एक दिन ऐसा मजाक करेंगे ना कि जिंदगी भर रोते रहोगे। अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, बो, 80, 90, पूरे 100। ओए, कुछ बोलेगा हिलेगा नहीं इधर। वही हमार मुन्ना खेलत खेलत भीड़ा में निकल गए। वही के साथ कोनो बच्ची भी रही। वो बच्ची तो वापस आई गई साहब, पर हमार मुन्ना कब तक कोनो पता नहीं लगा। आपने कहा आपके बेटे के साथ कोई लड़की भी वहां गई थी? हाँ साहब, वही का चक्कर में तो मुन्ना भी गया साहब। भूत प्रेत का साया है वहाँ, जो गया लौट के नहीं आया दोबारा। आपके बेटे के साथ जो बच्ची जंगल में गई थी वो कहाँ रहती है? कानपुर में। वही के पिताजी का नाम अजय तिवारी है। वैसे जंगल में है क्या? साहब, वो जंगल में कुछ तो पक्का है। ऐसे चीखे चिल्लावे के आवाज आवत है मानो करेजा मुंह में आई जाए, पर अंदर जाए के देखे कि केहू के हिम्मत नहीं है।
तो कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन के वक्त यूज करते हैं। करेक्ट राजदीप, मुझे लगता है यहाँ लोगों को बांध कर मारा गया है, जिनकी चीखें गांव वालों ने भी सुनी। ये खून सूखा हुआ है, इसका मतलब ये जो भूत प्रेत है उसने अपना अड्डा बदल दिया है। फॉरेंसिक वाले को बोला कि ये ब्लड सैंपल जमा करने के लिए बोल देना। सर जंगल की इस झोपड़ी में कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, नरसंहार हुआ है सर, बहुत बड़ी मात्रा में। और ये नरसंहार अब शायद किसी और जगह पे चल रहा है। राजदीप, जितने भी लोग गायब हुए थे वो गायब होने से पहले डॉक्टर के पास गए थे। हो सकता है इन लोगों का गायब होने से पहले डॉक्टर के पास जाना और इस घर में हमें डॉक्टर की ब्लेड मिलना हमारे लिए कोई इशारा हो। टीम को तफ्तीश में लगा, तब तक हम लोग कानपुर जाकर आते हैं उस लड़की से मिलते जो मुन्ना के साथ जंगल में गई थी और जिंदा वापस आई थी। क्या वो लड़की गायब है? जी, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ नाना माऊ में गायब होने वाले लोगों की यहाँ इस लड़की से क्या कनेक्शन हो सकता है। हाँ, वो 6 महीने पहले नाना माऊ गई थी, जो उसके माँ का गांव, और अजय ने कहा था कि उसकी बीवी अपने आखिरी दिन अपने माँ बाप के साथ गुजारना चाहती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया ने उस दिन जंगल में किसी को देख लिया हो, या फिर ऐसा कुछ देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि खेलते हुए जंगल में बच्चे जहाँ पहुँचे थे वहाँ से हमें सिर्फ कंकाल ही। ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्ची रिया इस जुर्म की चश्मदीद गवाह हो और इसीलिए उसे गायब कर दिया। इस रिया के केस के इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने आई थी। सर एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए सर, रिया ने अपने इस पूरी बुक में जितने भी स्केलेटन के डायग्राम्स हैं उन सबको ऐसे ही ब्लैक किया हुआ है। हो सकता है उसने वहाँ ऐसा कुछ देखा हो जिसकी वजह से वो सदमे में चली गई। लेकिन मुझे सर, एक्सक्यूज मी, हेड कांस्टेबल नदीम का फोन। देखो सर। हाँ नदीम बोलो। सर हमें दयपुर और सरा से जो लापता हुए लोगों की फैमिली से बात की, तो हमें पता चला है कि वो लोग कोई मेडिकल कैंप या सरा के हॉस्पिटल गए थे। और नाना माऊ से गायब हुए लोग, क्या वो लोग भी डॉक्टर के पास या फ्री मेडिकल कैंप गए थे? जी सर, यहाँ नाना माऊ में भी एक फ्री मेडिकल कैंप लगा था, किसी दिव्य ज्योत एनजीओ ने उसे ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, थैंक्स नदीम। सर हमारा शक सही निकला, गांव से लोगों के गायब होने से पहले या तो लोग डॉक्टर के पास गए थे, नहीं तो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप गए थे, जो दिव्य ज्योत एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। क्या आपको पता है कि हाल फिलहाल में रिया कभी किसी डॉक्टर के पास गई थी या नहीं गई थी, या इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है? जी, एक डॉक्टर है राहुल, जो अजय और रिया का नेबर है और उनका फैमिली डॉक्टर भी। इस राहुल की एक बहन है प्रेरणा, जिस पे हमें पहले शक था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में वो बिल्कुल क्लीन निकली। हो ना हो, इस केस में कोई मेडिकल कनेक्शन तो जरूर है। अगर दोनों में से कोई एक केस भी अगर सॉल्व हो जाता है तो उससे हमें दूसरे केस का सुराग मिल जाएगा। राजदीप, तुम एनजीओ जाकर पता करो कि एनजीओ का कोई भी स्टाफ कभी भी कानपुर, दायपुर, सरा या नाना माऊ गया था या नहीं गया था, और जो लोग लापता हुए उनके मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आए। सर अनुज, अगर हम इस डॉक्टर राहुल के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर राहुल नाना माऊ, सरा या दयपुर कभी गया था या नहीं गया था। जी सर, नाना माऊ में जो मेडिकल कैंप है वो तो हमारे एनजीओ के एनुअल प्रोग्राम का हिस्सा है, वो तो हम हर साल लगाते हैं। आप आपके स्टाफ का एक लिस्ट दे सकते हैं जो लोग आपके साथ आपके कैंप में काम करते हैं? श्योर सर। सर ये रहे राहुल के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अजीब बात सामने आई है सर। जिस दिन रिया गायब हुई थी उसके ठीक 2 दिन बाद राहुल आधी रात को कानपुर से ठीक 20 किलोमीटर दूर एक जंगल में था, और उसकी फोन की लोकेशन भी वहीं 2 घंटे तक थी। क्या वजह हो सकती है इस जंगल भ्रमण की? उठा के लाओ उसे। सर ये एनजीओ का मेडिकल कैंप और सारा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। जितने लोग भी गायब है उसकी गिनती 1-2 नहीं 15 लोगों की गिनती है, और सब में एक बात कॉमन है सर, सबका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव मतलब यूनिवर्सल डोनर? यस सर। और ये मेडिकल कैंप और सारा हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के नाम है, और दोनों में एक नाम कॉमन है सर। कहाँ जा रहा था? डॉक्टर कहाँ है? हाँ? तो पुलिस स्टेशन ले जाके मार मार के तेरा वो हाल करूंगा ना कि कोई भी डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर पाएगा। पता कहाँ है वो? बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आधी रात को आप जंगल में से कौन से पेशेंट को देखने गए थे जो इतना बीमार था कि लौटने में सुबह हो गई? सर वो मैं शराब पीने जंगल में गया था। आधी रात को शहर से इतने दूर अकेले जंगल में शराब पीने के लिए? यूपी तो कोई ड्राई स्टेट है नहीं कि शराब पीने के लिए जंगल जाना पड़े। सर अकेला नहीं था, दोस्त था साथ में। दोस्त का नाम बताओ, नंबर दो। सर वो आउट ऑफ इंडिया चला गया और उसका नया नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर नहीं है? हाँ यादव, बॉडी मिल गई। गुड।
सर देख, हमें रिया की बॉडी मिल गई है, वहीं से जहां तू जंगल में शराब पीने गया था। अब तू खुद से सच बताएगा या तेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दूं? सर मैंने रिया की बॉडी वहां अपनाई थी। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूं सर, प्लीज सर। अगर खून तूने नहीं किया तो फिर किसने किया? बोल। चलो जल्दी बंद करो ये सब, समेटो जल्दी और निकलो यहाँ से, जल्दी करो। डॉक्टर अविनाश, भागना है दोनों, भागो जा। अब मैं तेरा ऑपरेशन शुरू करूं इसके पहले अपना मुंह खोल दे, बोल। सर मुझे पता था कि गांव में किस किस का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मैंने अपने एसोसिएट के साथ मिलकर उन लोगों को किडनैप किया और उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल कर बेच दिए थे। सर हम एक गांव से दूसरे गांव में मूव करते रहते थे ताकि कोई हमें पकड़ ना सके। और सर हमने इस सरा के जंगलों में काले कपड़े वाली गुड़िया और नींबू मिर्ची लगाए थे ताकि गांव वाले उसे देखकर डरें और जंगल में ना आए और हम आसानी से अपने उस घर में अपना सर्जरी कर सकें। इसे जानते हो? इसका नाम रिया है। सच सच बता, किसने मारा इसे? हाँ सर, रिया की मौत मेरे हाथों हुई क्योंकि मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन रिया इसके अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। उस दिन अजय ने मुझे फ़ोन करके स्कूल जाने के लिए कहा। जब मैं स्कूल जाने के लिए निकली तो रिया बेसुध होकर सड़क पे घूम रही थी। मैं तो उसे गाड़ी में बिठाकर घर लाना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं थी। सर मैंने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रही थी। मैंने गुस्से में कार में धक्का दिया तो तभी गलती से कार का दरवाजा उसके सर से टकराया और वो वहीं चोट खा के गिर गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था सर। वो तो मेरी बेटी जैसी थी। मैं बहुत डर गई थी सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं रिया की बॉडी डिक्की में डालकर स्कूल पहुंची और जब मैंने 2 दिन बाद ये बात मेरे भाई राहुल को बताई तो वो रिया की बॉडी को ले जाकर जंगल में दफना कर आ गया। सर मेरी बहन को दुखी नहीं देखना चाहता था, मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। काश तुम और प्रेरणा ये बात समझ पाते कि किसी को मारकर या षड्यंत्र रचकर खुशी नहीं पाई जा सकती। अजय ने रिया के अंदर पनप रहे डर और तकलीफ को नहीं समझा और नतीजा रिया अजय से हमेशा के लिए दूर हो गई। उसे लगने लगा कि उसे समझने वाली उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो अब उसकी बात को कोई नहीं समझ सकता। अगर आप भी अपने बच्चे की किसी ऐसी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं जो सहज नहीं है तो उनसे बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए, वरना पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।